वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। जितनी भी सियासी सरगर्मियां आजकल हैं, ख़बर पे ख़बर आ रही है, मगर मईशत फिर भी हेडलाइन से दूर नहीं है। एक तरफ तो IMF का प्रोग्राम जो है और वो जिस तरह फाइनलाइज नहीं हो रहा, उस पर बहुत बहस होती रही और उसी की वजह से पिछले 2 दिनों पे हमने अहम फैसले देखे हैं जो डॉलर के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो डॉलर का इंटरबैंक रेट था वो 255 रुपीज़ की रिकॉर्ड सतह पर चला गया। ये रुझान फॉरेक्स डीलर्स की तरफ से जो फैसला किया गया था कि डॉलर की कीमत को कैप नहीं करेंगे, मार्केट की शरह के बराबर लेके आएंगे, उसकी वजह से हुआ। मीडिया ज़राए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो 260 से भी ऊपर है। अब इसके साथ साथ गुफ्तगू हो रही है कि क्या ये अब काफ़ी एक कदम था, IMF की जो शराइत थी जो पाकिस्तान ने पूरी करनी है, क्या अब वो फाइनली पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो प्रोग्राम को बहाल कर लेगी। इस हवाले से जो हुकूमत की इस वक्त मुज़ाकरात है IMF हुकाम के साथ वो जारी हैं। और इसी दौरान ये भी इत्तला आई है, रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद मांगी है कि अमेरिका भी IMF से बात करे, दबाव डाले कि IMF प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का बहाल कर लिया जाए। कहा जा रहा है ये बात जो थी, ये वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ख़जाना से जब मुलाकात की तो वहाँ की। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात जब की तो भी इसका ज़िक्र किया गया। ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका से दरख्वास्त की है कि जो IMF प्रोग्राम बहाली में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने में अमरीका मदद करे। इसी सारी तनाजुर में फाइनेंशियल टाइम्स में भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी मईशत जो है इसके मज़ीद ख़राब होने के खदशात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसी रही है, इसके नाक़दीन उनकी अपनी पार्टी में भी मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी आज एक TV इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर ख़जाना डार साहब ने IMF के बग़ैर मईशत चलाने की कोशिश की, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो नहीं जानते कि इसहाक़ डार साहब लंदन से पाकिस्तान वापस क्यों आए और कौन उनको लेकर आया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब, सहाफ़ी हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी खुर्रम शहजाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने देखी सर 2 दिन से इत्तलात आ रही थी डॉलर के हवाले से कि मार्केट में हम तब्दीली देखेंगे। आज ऑब्वियसली सारा दिन ही ख़ास तौर पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे तो जैसे रनिंग कमेंट्री होती रही है डॉलर के रेट पे। किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? जी थैंक यू वेरी मच आरफा। देखिए इसके दो जो है वो पहलू हैं। एक तो ये कि नेगेटिव साइड क्या है और पॉजिटिव साइड क्या है। एक तो हमें ये देखना है कि हम किस पोजीशन में इस वक्त हैं। क्या हम डॉलर को रोक सकते हैं? क्या हमारे फाइनेंसेस ये अलाउ करते हैं कि हमारे डॉलर और पाक रुपये की जो रेट है वो उन लेवल्स पे होना चाहिए था जो कि इंटर बैंक में था कल या कुछ पिछले महीनों से रुका हुआ था ऑलमोस्ट, और जिस पे जो है वो ट्रेड नहीं हो रही थी, जिसका ये नुकसान हो रहा था कि जो रेमिटेंसेस हैं, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट्स डिले हो रही थी और रेमिटेंसेस, ये दो बड़े हेड्स हैं जिनसे हमें डॉलर का इनफ्लो मिलता है, वो जो है डाइवर्ट हो रही थी ब्लैक मार्केट की तरफ। ओपन मार्केट और या फिर ब्लैक मार्केट, एक्चुअली ब्लैक मार्केट की तरफ हो रही थी, क्योंकि 226 227 का रेट अगर आपको इंटर बैंक में मिल रहा है और 250 का रेट जो है वो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, तो रेमिटेंसेस वहाँ पे जा रही थी। तो 1 से 1.5 अरब डॉलर का एस्टिमेटेड जो है वो नंबर ट्रांसफ़र हुआ है पिछले 2-3 महीनों में वहाँ पे। तो ये सारा हमारे रिजर्व्स में ऐड हो सकता था। फिर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्टर करते ही हैं कि जब उनको ये होता है कि जी डेप्रिसिएशन होनी है तो वो डिले करना शुरू करते हैं कि जी करेंसी तो नीचे मज़ीद जाएगी तो हम थोड़ा और डिले के साथ जो है वो अपने प्रोसीड्स भेजते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये इस तरह की आर्टिफिशियल इंटरवेंशन से ख़ासकर करेंसी मार्केट की आपके जो लेजिट जो फ्लोज हैं, जो सही फ्लोज हैं जो आपको मिल रहे थे, वो एक्चुअली वहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू हुए। तो उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत बड़ी ग्रे मार्केट खड़ी हो गई
स्मगलिंग की मार्केट खड़ी हो गई और ब्लैक मार्केट जो है ना वो हाथ से निकल गई बहुत ज़्यादा। इसको खुद से, आपको पता है ये बहुत बड़ा जायंट है, ये खुद इसको रोकना जो है एक बहुत बड़ा मसला होगा, ये आने वाले महीनों में हमें पता चलेगा। सेकेंडली, आप ये देखें कि इसका इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखें, हमें आईएमएफ की ज़रूरत है। एक तो हमने डिसीजन सही नहीं लिए जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे। अब उस नहज पे पहुंच के भी हमने मैनेजमेंट ठीक नहीं की, तो हमने जो है वो करेंसी अब जाके डिवैल्यू की है। तो इसकी वजह से हमें आईएमएफ एटलीस्ट आने में वापस, और आईएमएफ की वजह से आपको पता है वर्ल्ड बैंक, एडीबी, हमारे दोस्त भी सही अब ये सर। कहने लगे हैं कि अपने आप को ठीक करें तो हम आपको पैसे देंगे। तो इसकी वजह से आईएमएफ ऑन बोर्ड आएगा, जिसकी वजह से हमारे कुछ फ्लोज खुलेंगे और हमें आगे थोड़ा सा जो है ना वो बेहतरी मिलेगी। अदरवाइज इन्फ्लेशन इससे डेफिनेटली बिल्कुल बढ़ेगी ठीक और जो है जी। वो पेन आएगा। बिल्कुल सर। खुर्रम हुसैन साहब को भी ज़रा यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर लें। जी खुर्रम हुसैन साहब, आपने सुना खुर्रम शहजाद साहब ने क्या बात की। सर अब ऑब्वियसली अब आज पहला दिन था, कल फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वील से अ चेंज इन द डॉलर अगेन, जो कीमत है उसकी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? आई नो स्पेक्यूलेट करना तो नहीं चाहिए, बट अंदाजन कि कितना फ़र्क आपको आने वाले दिनों में अब नज़र आएगा, ख़ास तौर पे सर क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले शायद ज़रा ज़्यादा शूट अप करेगी कीमत डॉलर की, फिर शायद सेटल हो जाए, थोड़ा नीचे भी आ जाए। किस तरह देख रहे हैं, कितनी आप वॉलेटिलिटी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? आरिफा, काफ़ी वॉलेटिलिटी होएगी। आई थिंक अभी हो ये रहा है कि मार्केट जो है वो खुद डॉलर की वैल्यू ढूंढ रही है। अभी मार्केट को खुद नहीं पता कि एक्चुअली अब इसकी प्राइस है क्या। कोई 3 हफ्ते से इसकी प्राइस को रोक के, आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था, और सारी ट्रांजैक्शंस जो थी वो ब्लैक मार्केट में चली गई थी, जैसे अभी खुर्रम शहजाद बता रहे थे। तो अब जब उन्हीं ट्रांजैक्शंस को वापस यहाँ लेके आ रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि जो ब्लैक मार्केट का रेट है वही रेट यहाँ चलेगा। आई डोंट थिंक सो। मनी चेंजर्स खुद कह रहे हैं कि जो पेशावर का रेट है, हमें जो पेशावर में ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, उस रेट पे अब हम लोग बाकी मुल्क में बेचने के लिए तैयार होंगे। समहाउ आई डोंट थिंक सो आइदर। बेसिकली अब ब्लैक मार्केट और ऑफिशियल मार्केट जो है उनको फ्यूज करना पड़ेगा, वो दोनों वापस जुड़नी पड़ेंगी। एंड आई थिंक ये प्रोसेस ऑर्गेनिकली होएगा। तो आज पूरा दिन मार्केट ढूंढ रही थी इस प्राइस को। आई थिंक ये प्रोसेस कल का दिन भी चलेगा, और वो लोग जो इम्पोर्टेड चीज़ों में डील करते हैं, चाहे वो एसेंशियल आइटम्स हो या रॉ मटेरियल्स हो या किसी भी फॉर्म में, वो फिर वीकेंड गुजारेंगे ये देखते हुए कि अच्छा जिस भी रेट पे आके सेटल हो रहा है डॉलर और रुपया, उस रेट के मुताबिक अब उनकी चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए। तो वो भी मार्केट फिलहाल रुकी हुई है अभी। बट आई थिंक अभी एक दिन कम से कम तो और लगना है टू जस्ट फाइंड द राइट लेवल। बिल्कुल सही जी। खुर्रम शहजाद साहब, ऑब्वियसली अब डॉलर की ये कीमत और इसके ऊपर बहस तो चलती रहेगी, बट सर आपने खुद जैसे जिक्र किया, अब आप दोनों से हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। अब आपके ख्याल में आईएमएफ से जो हमारे मुज़ाकरात हैं उनमें कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अब हमें एक फ़ैसला नज़र आएगा और जल्द ही नज़र आएगा, या अभी भी जो शराइत हैं वो और भी कुछ बाकी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने डिलीवर करना है? नहीं जी, देखें ये अभी शुरुआत हैं और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं अभी जो कि लेने पड़ेंगे। प्रायर एक्शंस इन्हें कहते हैं कि जी आप पहले पैसे लेने से पहले आप जो है ये काम करेंगे तो आपको मिलेगा। ये 23 प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं था पहले। कुछ प्रोग्राम्स पहले ये होता था कि आपको एतबार करके आईएमएफ पैसे दे देता था और फिर कहता था कि जी आप काम करें और स्ट्रक्चरल अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स ठीक करें। अब ये हो रहा है कि जी आप पहले ये काम करेंगे उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी हमने खो दी है नेचुरली। तो अब ये है कि इसमें 3-4 एक्शंस हैं। एक तो ये सबसे पहला एक्शन यही था कि आप करेंसी को अपनी मार्केट पे लेकर आएँ, ताकि देखिए इसका एक फ़ायदा भी ये है कि करेंसी जब मार्केट पे आती है वो नेचुरली कंटेन करती है इंपोर्ट्स को। जब महंगी होती हैं चीज़ें तो फिर डिमांड थोड़ी कम होती है और फिर इंपोर्ट्स कम होती हैं। ये आपको याद होगा 2019 में ये हुआ था, 2018 के बाद तो कंटेन होना शुरू हुई थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे और करेंसी को छोड़ा गया था, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में फ़र्क पड़ा था। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली भी रिसेशन है और लोकल आपके फ्लड्स हैं और आपकी ग्रोथ वैसे ही कम हो रही है। तो आज जो एक्शंस और करने हैं आईएमएफ ने जो आपको बोले हैं, वो टैक्स का इंक्रीज भी है। तकरीबन 300 से 400 बिलियन रुपीस का टैक्स शॉर्टफॉल है इस वक्त। उस टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए 3-4 एक्शन पॉइंट्स जो है वो कहें। गैस की प्राइसेस का बढ़ाना, पेट्रोलियम प्राइसेस में टैक्स लगाना मजीद, और आपके जो है वो लेवी कुछ ऐड करना जिससे टैक्स इंप्रूव हो। तो सजेशन ये है कि 4 एरियाज जिसमें टैक्स नहीं लगे हुए वहाँ लगाए जाएँ।
जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, टोबैको सेक्टर में ज़्यादा टैक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, शुगरी ड्रिंक्स हैं ऑफ कोर्स उसको अकाउंट फॉर किया जा रहा है, शायद रिटेल को टैक्स लगाया जाए। तो ये जो रिटेल है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, इन पे टैक्स करे ना, एडिशनल टैक्सेस क्यों लगा रहे हो उन्हीं पे जिनसे टैक्स लेना है। तो यहाँ से टैक्स भी इकट्ठा होगा और आपके एडिशनल बर्डन भी नहीं आएगा, लेकिन ये सब करना पड़ेगा तब जाके IMF ऑन बोर्ड आएगा, अदरवाइज मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और जब हम वापस आएंगे तो खुर्रम हुसैन साहब से इसी IMF के प्रोग्राम और मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें खुर्रम हुसैन साहब से, खुर्रम शहजाद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, डॉलर की कीमत, IMF का प्रोग्राम, जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। जी खुर्रम साहब, ऑब्वियसली खुर्रम शहजाद साहब ने कुछ जिक्र किया, जो शराइत हैं IMF की, डॉलर उनमें से एक था। ऑब्वियसली इसके अलावा एनर्जी प्राइसेस भी सर एक बहुत बड़ा इशू रहा पीछे पिछले दिनों में बहुत बहस हुई जब ओगरा की तरफ से ख़ास तौर पे रिकमेंडेशन आई थी गैस प्राइसेस बढ़ाने की, मगर हुकूमत ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। लग तो यही रहा है सर। अब आर यू एक्सपेक्टिंग कि अब ये जो कीमतें हैं ये बढ़ेंगी और कितना आसान होगा, या हम कह सकते हैं कितना स्मूथ प्रोसेस होगा? आसान तो ऑब्वियसली हुकूमत के लिए ये नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा आरिफ। आई थिंक स्मूथ अब तो होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट तो एक्सचेंज रेट था इस सब कुछ में। तो अगर आप इमेजिन कर लें कि IMF की जितनी भी डिमांड्स हैं उनमें से आधा का जो वेट होएगा वो तो एक्सचेंज रेट के ऊपर था, क्योंकि उसकी वजह से मईशत के बाकी सारे पहिए जो थे वो रुक गए थे। अब अगर उसको सॉर्ट आउट कर दिया तो बाकी जो भी डिमांड्स हैं, गैस प्राइसिंग एडजस्टमेंट, पावर प्राइसिंग, मिनी बजट, इनको सॉर्ट आउट करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक हो जाना चाहिए। इट शुड बी रिलेटिवली स्मूथ, लेकिन मैं मंडे या ट्यूसडे से पहले तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई ऐसे फैसले होंगे। बट खुर्रम साहब, उसके बाद फिर IMF से आगे मुज़ाकरात आपके ख्याल में कितना चलेंगे? आई थिंक ये कंडीशंस पूरी करने के बाद IMF के साथ काफी तेजी से चल सकते हैं मुज़ाकरात। ये प्रायर कंडीशंस हैं, इनको एक दफा अगर मीट कर लिया तो आई थिंक IMF वाले भी इस चीज से फेमिलियर हैं कि पाकिस्तान में ठीक ठाक एक क्राइसिस पैदा हो रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि अगर गवर्नमेंट क्विकली इन चीज़ों पे मूव कर ले और उनको एक सिग्नल चला जाए कि अब डिसाइसिव एक्शन ली जा रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो वो भी अपनी तरफ से फिर डिसाइसिव एक्शन दिखाना शुरू करेंगे। एंड दे हैव डन दिस फॉर अदर कंट्रीज। क्रिसमस ब्रेक के दौरान उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की थी लेबनान के लिए, ये देखते हुए कि वहाँ क्राइसिस पैदा हो रहा है। बहुत इसके तमाम और एग्जाम्पल्स हैं। हमारी अपनी तारीख में 2008 का जो प्रोग्राम था वो भी हंगामी हालात में साइन किया गया था और बहुत एक्सेलरेटेड टाइमलाइन पे। तो दैट शुड नॉट बी अ स्टिकिंग पॉइंट और अ प्रॉब्लम हियर। द सिग्नल टू सेंड राइट नाउ इज के डिसाइसिव एक्शन ली जा रही है। अगर एक एडजस्टमेंट कर ली एक्सचेंज रेट के ऊपर और बाकियों के ऊपर आके अटक गए और कोल्ड फीट हो गई उनको कि भाई अब हम लोग 1 महीना वेट कर लेते हैं या 2 हफ्ते वेट कर लेते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ डिसाइसिव सिग्नल, दैट विल कंटिन्यू टू सिग्नल इनडिसिशन। अच्छा खुर्रम साहब, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ या आप वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू खुर्रम शहजाद साहब अगेन। सर ये तो फिर आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो या कोई आपके पास अगर इत्तला हो कि जो अमेरिकन से बात की है, कुछ मदद मांगी है कि शराइत नरम की जाएं, आपके ख्याल में उधर से कोई उम्मीद अब रहे ही नहीं हुकूमत के पास? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, शराइत को नरम करने की तो अब गुंजाइश भी नहीं है ना। प्रोग्राम जून में ख़त्म हो रहा है एंड इसके जो एंड प्रोग्राम टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े बहुत तो लूसन कर दिए गए हैं। अब तीसरी दफ़ा आके दोबारा से अगर उनको लूसन करने की मांग है तो नॉर्मली ऐसे सूरत हाल में IMF फिर कहता है कि आप इस प्रोग्राम को स्क्रैप करें और एक नया प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। ये हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, जैसे सन 2000 में एक ऑनगोइंग प्रोग्राम को स्क्रैप किया गया था और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया था, सेइंग कि अब जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसके टारगेट्स हैव बिकम टू डिफिकल्ट अगर आपसे नहीं हो रहा। एंड अब तो अगर बहुत ज़्यादा आप इस नरमी के ऊपर पुश करेंगे तो यू रिस्क लैंडिंग अप इन दैट सिचुएशन इंस्टेड वेयर दे से कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा ये प्रोग्राम तो फिर रहने दें, लेट्स स्क्रैप इट एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू वन।
and then you're back to सही, square one again. बिल्कुल सही जी। खुर्रम शहजाद साहब सर, बहुत से लोग इस तरह की भी गुफ्तगू करते हैं कि अब शायद बहुत देर कर दी हुकूमत ने, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, जिस किस्म की वो जो डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू होती है या जो सप्लाई चेन डिसरप्शन का जिक्र हो रहा है, कि अब ये सारा तो इम्पैक्ट महंगाई के साथ ये भी आएगा, यू नो, अब आप इसके साथ सर इत्तेफाक करेंगे या आपके ख्याल में अभी भी वक्त है पाकिस्तान के पास? देखिए, मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली हमने लेट किया है और इसकी एक कॉस्ट है जो हमें अब पे करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी में आप डिसीजन जो है पॉलिटिकल डिसीजंस करें और इकोनॉमिक रियलिटीज़ को ना जो है कंसिडर करें और रॉन्ग डायरेक्शन में जाते रहें और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लें कि देखें, इट्स नेवर टू लेट फॉर अ कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप डिसीजन लेने जाएंगे ना डिले के साथ, तो उतनी बड़ा आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो हमने ये किया है कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी भी टू सर्टेन एक्सटेंट गवाई है, हमने इकोनॉमी के लॉसेस भी किए हैं इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके जो कि बेहतर हो सकता था, और हमने अब उसकी कॉस्ट भी पे करनी है। तो देखें, इसमें तो आप ये ब्लैक एंड वाइट है कि आपने अगर गलत डिसीजन लिए या डिले किए डिसीजन तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, वो आप पे करेंगे अब, क्योंकि अब आप करेंसी भी एडजस्ट कर रहे हैं, आप गैस प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, आप टैक्सेस भी लगाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आप जो है परचेसेस पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी और मजीद बैठेगी, यू नो, पॉलिटिकल कैपिटल भी जाएगा। तो बेहतर ये होता ना कि टाइम पे डिसीजन लेते, जब आपने ये करना ही था कल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इट्स नेवर टू लेट बट यू हैव टू पे द कॉस्ट। अगर आप डिले करते हैं तो वो हम करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर IMF ऑन बोर्ड आ भी जाता है फिर भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखें, आज भी अगर करेंसी को एडजस्ट किया गया है, आपकी इंपोर्ट्स को अभी भी जो है वो विथहोल्ड किया जा रहा है, वो खुलेगी नहीं अभी इंपोर्ट्स अगले 3, 4, 5, 6 महीने, जब तक आपके पास एक तरफ से फ्लोज इंप्रूव नहीं होंगे। तो जब इंपोर्ट्स नहीं खुलेंगी, रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स से फ्लो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट से थोड़ा सा जो है फंड फ्लोज इस तरफ आएंगे बैंकिंग चैनल्स की तरफ, क्योंकि रेट बेहतर हो रहा है। लेकिन आगे जाते हुए ये रेट भी फिर भी आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि जब तक इंपोर्ट्स नहीं खुलेंगी, सही से ट्रेड कंट्रोल्स खत्म नहीं होंगे, नेचुरल कोर्स नहीं होगा ट्रेड्स का, फ्लोज का, उस वक्त तक आपका रेट डिटरमिन नहीं होगा पैरिटी का, ये करेंसी का। और जब तक ये नहीं होगा डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स खड़े रहेंगे। तो इसलिए प्लान ये करना चाहिए कि एनर्जी, ये आपकी ट्रेड, फिस्कल जो आपकी डिसिप्लिन है, वो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हमें एग्रीमेंट करके इसका एक थॉरो प्लान बनाना चाहिए, IMF करके फिर बेहतरी होगी। अदरवाइज आप ये ना समझिए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। खुर्रम हुसैन साहब, ये जो खुर्रम शहजाद साहब ने बात की, सर ऑब्वियसली IMF के साथ प्रोग्राम जितना है इसके साथ टाइड है बाकी सारे हमारे यू नो बाकी जो लोन्स आने हैं, ऑब्वियसली जो मदद हमारी करनी है गल्फ कंट्रीज़ ने भी, तो सर वहाँ भी अब बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है इन्वेस्टमेंट की, इसके साथ साथ यू नो कि वो हम अपनी कंपनीज़ के कुछ शेयर्स बेच दें। आपको लगता है सर कि दैट विल मटीरियलाइज क्विकली इनफ? बिकॉज ऑब्वियसली कैश के जो डेफिसिट्स हैं उनको भी यू नो स्पेंडिंग कहीं से तो पूरी करनी है, तो क्या इतना वक्त है हुकूमत के पास सर? हाँ, आई थिंक एक दफ़ा ये IMF का मसला हो जाए सॉर्ट आउट, तो ये जैसे आई थिंक ट्यूसडे के दिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद एक हिंट, काफ़ी क्लियर हिंट ड्रॉप की थी कि लेफ्ट एंड राइट से हमें इमदाद की और मदद की इंडिकेशंस तो मिली हैं। उन्होंने मुल्कों के नाम तो नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि पहले IMF प्रोग्राम के ऊपर आप चढ़ जाएं और उसके बाद ये प्रोग्राम रिज्यूम हो जाए, उसके बाद वी कैन कम थ्रू फॉर यू। क्लियरली उन मुल्कों ने भी यही कंडीशन आगे पाकिस्तान को कम्युनिकेट की है। बेसिकली सिग्नल उनकी तरफ से ये आ रहा है कि वो दिन जब आपको मुफ्त के पैसे मिला करते थे, जैसे 2014 में मिले हैं, 2019 में, 2018 में दोबारा लिए हैं पाकिस्तान में, फिर 2021 में दोबारा लिए हैं, वो दिन अब चले गए। और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बता रहे, ये जो मुल्क हैं, ये जो भी उनसे आके इमदाद मांग रहे हैं, इजिप्ट इज अनदर बिग कंट्री जो उनसे असिस्टेंस मांगता है पाकिस्तान की तरह, उनको भी यही मैसेज दिया जा रहा है। एंड द मैसेज इज कि या तो आप in exchange for dollars you give us assets in return,
तो या आपके LNG पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, उनकी ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर दें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स आप ट्रांसफ़र कर दें, मुख्तलिफ पोर्ट की फैसिलिटीज़ के ऊपर भी नज़र डाली जा रही है, उनका भी नाम मीडिया में आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स हैं that can be transferred or in some way or shape, form or another put up as an asset against that against those dollars. And number 2 कि आप हमें इतना मुतमईन कर दें कि हमारे डॉलर्स लेने के बाद आप उनको फजूल खर्ची में उड़ा नहीं देंगे, लेकिन अपनी इकोनॉमी को, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो अश्योरेंस उनको मिलती है जब IMF सुपरविजन में होता है। तो एज अ रिजल्ट दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। आई थिंक एक दफा ये हर्डल क्रॉस हो जाए तो इट कैन अगेन वेरी क्विकली हैपन कि वी विल हियर कि IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के फौरन बाद एकदम से रफ्तार तेज हो गई है, बिटवीन कॉन्टैक्ट्स तेज हो गए बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के अरेस्ट और ECP के साथ जो उनका मामला है उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया कि धमकी आमेज बयान दिया है फवाद चौधरी साहब ने, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहल खाना को संगीन नताइज की धमकियां देने का एक बयान जो था फवाद चौधरी साहब का, वो उन्होंने मीडिया पे दिया। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया बगावत पर उकसाने और दीगर दफात पर। अब बार बार अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करना था तो पहले फवाद चौधरी साहब को कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी दिया जा सकता था, उनको बुलाया भी जा सकता था, मगर सीधा FIR रजिस्टर हुई और फिर फ़ौरन उनका अरेस्ट हो गया। इसके साथ साथ अब ये भी कयासराई हो रही है कि ये बात फवाद चौधरी साहब पर रुकेगी नहीं। इसके बाद असद उमर साहब, फ़ारूक हबीब साहब और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी कुंवर साहब, ये जो वाक़या पेश आया आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जो एक बयान था फवाद चौधरी साहब का गैर मुनासिब था इंतहाई, मगर सर उसके ऊपर जिस किस्म का ECP से रद्द अमल आया इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में सब कुछ बता दिया, कि देखा जी अपना फवाद चौधरी साहब कौमी असम्बली के मेंबर रहे, पार्लियामेंटेरियन थे, और इसके साथ साथ वो वज़ीर रहे, मुख्तलिफ वज़ारतों में रहे, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, कहीं मशीर कहीं वज़ीर, और इसके बाद इमरान खान साहब की कैबिनेट में इंतहाई एक बावकार फेडरल मिनिस्टर रहे। उनको ये अच्छा नहीं लगना था कि इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी से अगर आपको इख्तलाफ है तो आपको हक पहुँचता है कि उनके फैसलों पर इख्तलाफ है, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो फैसले कानूनी भी हो जाएंगे और इंसाफ भी मिल जाएगा। अगर वो गलत फैसला किया है इलेक्शन के पाकिस्तान ने, हर फैसले पर हम तनकीद करते हैं, आप भी मैं भी तनकीद करता हूँ। मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसले पर तनकीद किया था जब उन्होंने ये कहा था कि वोट कास्ट हो सकते हैं, काउंट नहीं हो सकते। हमने कही आयन की खिलाफ वर्जी है, हम हर बात कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जनाब हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, खानदान को नहीं छोड़ेंगे और इसके आपके घर का पीछा करेंगे, और कोई अगर केयर टेकर सेटअप में चले गए तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये बातें तो इंतहाई नामनासिब थी। और इसके अलावा अंदरूनी तौर पर मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बहुत थ्रेट मिल रही हैं, और ऐसी शदीद थ्रेट मिल रही है। उनके बच्चे, उनके खानदान जो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनकी यहाँ पोस्टिंग है इस्लामाबाद में है, तो उनको बहुत ज्यादा उनको हरास किया जा रहा है। ये सारे मामला नहीं सर, तो वो क्या वो हरास जो हो रहे हैं और बिल्कुल बहुत गैर मुनासिब बात है, हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, बट क्या वो सारी हरासमेंट फवाद चौधरी साहब कर रहे थे? सर समझने की हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गैर मुनासिब बयान अगर फवाद चौधरी साहब का था तो सर उतना ही अब कुछ हमें लग रहा है आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन ECP के था। सर आप भी पाकिस्तान का एक है ECP, फवाद चौधरी भी पाकिस्तान का एक शहरी है, उसके खिलाफ बगावत का पर्चा।
देखिए जी, शहरी अपनी ये जगह पार्लियामेंटेरियन सर, ये नहीं सर, देखे ना, ये भी तो देखे ना कि इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, उसने पाकिस्तान के एक शहरी के खिलाफ, और एक ऐसा शहरी जो पार्लियामेंटेरियन रहा है, वफाकी वजीर रहा है, उसको कहा है कि तुम बगावत कर रहे हो। देखिए जी, नहीं आपको बैकग्राउंड का इल्म नहीं है। किसी दिन आप इलेक्शन कमीशन जाएं, वो आपके वो सारे खतूत दिखा देंगे और वो सारी ऑडियो और वीडियो दिखा देंगे जो उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को थ्रेट दी जा रही है। तो ये सारी चीजें तो नहीं सर, तो वो क्या फवाद चौधरी की तरफ से आई हैं सर? फवाद चौधरी साहब को जब ज़ाहिर है, जब रिमांड लिया गया तो सब कुछ बता देंगे, अभी कहाँ से धमकियां मिली और किस तरह इशारा दिया, वो तो सब कुछ बता देंगे। नहीं सर, नहीं वो तो सर हम पूछ लेंगे, मगर ये भी तो जरा सर, अब सवाल तो ये उठ रहा है ना सर कि बगावत का पर्चा, मतलब कि इल्जाम फवाद चौधरी साहब पे ईसीपी आईनी इदारा एक साबिक वफाकी वजीर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि वो बगावत कर रहे हैं। बगावत का केस इलेक्शन कमीशन को इसलिए हो गया कि सप्रे जो फवाद चौधरी साहब मुसलसल इलेक्शन कमीशन को थ्रेट देते रहे, और जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो उन्होंने बंदे मातरम की तरह माफी मांगी। बाकायदा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि जी आजम स्वाति ने धमकी दी, आजम स्वाति ने माफी मांगी। अब अगर उससे गलती हो गई है तो माफीनामा जमा करा दे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मामला खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर है सर, तो अगर आप इलेक्शन कमीशन पहले नोटिस भेज देती तो शायद फवाद चौधरी साहब दूसरी दफे भी माफी मांग लेते, पर यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुंची ना। बात तो पहुंच गई बगावत के इल्जाम पर और अरेस्ट पर आधी रात को। ये सर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोग इसी वजह से अब सवाल उठा रहे हैं, सबको बहुत परेशानी है। ठीक है, बात आपकी दुरुस्त है। देखो, एक आईनी इदारे को जब महसूस किया कि हमारी अब हमें थ्रेट दी जा रही है और हम गैर महफूज हो गए इनकी थ्रेट के आने के बाद, तो उन्होंने अपना एक मुकदमा दायर कर दिया, फौजदारी मुकदमा दायर हो गया, सेडिशन केस भी लगा दिया, सेक्शन 120A लगा दिया जो कि बगावत के जुर्मे में आता है। अब ये जब ये बाकायदा जब ये सेशन जज के केस कहाँ जाएगा, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ उनको रास्ता मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ने जो FIR दर्ज कराई वो खारिज हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि मामला बहुत सीरियस है, मामला बहुत सीरियस है। मैं इनको पता है जी सर, बिल्कुल सीरियस है। एज आई सेड कि हम तो अपना हर जो भी सहाफ़ी इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो यहीं से बात शुरू करता है कि उन्होंने गैर मुनासिब बात की और हम उसको कंडेम करते हैं और कोई उसको इंडोर्स नहीं करता। मगर सर, अब ये भी पूछना ज़रूरी है कि क्योंकि अपने ही आई मीन मुल्क के लोग हैं, अपना ही इदारा है, तो उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे अगर बगावत के पर्चे हुए। सर, आपका क्या ख्याल है कि क्या ECP जो है असद उमर साहब, फ़ारूक हबीब साहब और लोगों के भी नाम आ रहे, क्या उनके खिलाफ भी इस किस्म की FIR सेडिशन की, बगावत की दर्ज हो सकती हैं? देखा जी, बात यह है कि सब कुछ आपने दुरुस्त फरमाया। आज मैंने डान का इदारे भी पढ़ा, मैंने उसमें भी आपने बड़ा मजबूत मौका इख्तियार किया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह, जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे को आप जिस अंदाज से इन्होंने बात की, गुफ्तगू की, वो ना बना सकता। उसके चंद घंटों के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हम सब फवाद चौधरी साहब को बहुत तनकीद करते फवाद चौधरी साहब पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू नोटिस होता ECP की तरफ से। नहीं, मुझे बड़ी हैरानगी है। नहीं, मैं बड़ा सही कहा आपने, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही। में देखें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अगर सेडिशन का केस और बाकी दफात 4 लगा दी है, जिनकी उम्र कैद की सजा है, जो सख्त अपने लगाई है, जो कि दफात लगाई है। लेकिन एक बात ये देखें कि फवाद चौधरी साहब का बहुत बड़ा मकाम है। इनके चचा जो थे वो गवर्नर पंजाब थे, इसके एक चचा इनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक चचा इनके मुशर्रफ के ज़माने में फेडरल मिनिस्टर थे, शहबाज चौधरी। बहुत अच्छा खानदान है। लेकिन इसके मामले में ये देखें कि इलेक्शन कमीशन को बिला वजह धमकी देने का जवाब क्या था, ये भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, हम तो आपसे इत्तेफाक करते हैं। सर, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे आज आपने कहा कि ये शायद इतना मुनासिब एक रिएक्शन नहीं था, तो अगर ECP में कोई ऑफिशियल्स ये इंटरव्यू आपका देखें तो वो अब जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके खिलाफ बगावत का वो पर्चा ना करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज परहैप्स अ बेटर वे टू प्रोसीड? ठीक है, दुरुस्त है। हर पार्टी का अपना एक तरीकाकार होता है बात करने का। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये अपने इलेक्शन कमीशन ने ये महसूस किया, हम भी महसूस कर रहे थे
कि आप बहुत क्रॉस लिमिट कर रहे हैं, यानी अपने हद होती है गाली गलौज निकालने की। आपने तो 1.5-2 साल से मजाक बनाया हुआ है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जब एक्शन लेता है तो माफी मांग लेते हैं। तो ये क्या बात हुई है ना? शुरू में जब इलेक्शन कमीशन नोटिस तो जारी सर किया वो था मतलब कि अभी आप कह रहे थे वो, तो सर माफी अपने ही इदारों से अपने ही शहरी मांगते हैं ना। हमारा ही मुल्क है, हमारे ही इदारे हैं, हम गलती भी करेंगे और माफी भी मांगेंगे, मगर बगावत का पर्चा सर बड़ा इस पे परेशानी है लोगों को। नहीं, बात इतना ज्यादा हमें मालूम, ठीक है इलेक्शन कमीशन को एक आईनी इदारा है, उसने अपनी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए उन्होंने केस दायर कर दिया। अब अदालतों का काम है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की उस FIR को वो काज़म करार देते हैं या आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये तो मामला इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा हुआ है, पहली मरतबा। मैं भी इतना से रहा कि कभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस तरह से नहीं लिया। आखिर वो सब्र का पैमाना लबरेज होने पर जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर ने कराया, अपने सारा मामला करवा दिया उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि जब तंग आ गया इलेक्शन कमीशन तब उन्होंने अपना रिट करवा दिया। जब अभी बाकायदा अदालतों में जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, जैसे भी होगा। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब का जो रिएक्शन था उसका करते हैं सर, हाँ, माफी दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यू आर वेरी जेनरस। नाजरीन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो केयर टेकर कैबिनेट बनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो केयर टेकर कैबिनेट है, उसने आज हल्फ जो है वो उठा लिया है। अब 15 के करीब वुज़रा जो है वो उसमें शामिल हैं। उनमें पेशावर हाई कोर्ट के एक साबिक जज और साबिक मेंबर इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर साहिबा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मालाकंड से ताल्लुक़ रखते हैं एक साबिक IG पुलिस सैयद मसूद शाह। उनको कहा जा रहा है कि वो निगरां वज़ीर आला जो है उनके समधी भी हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके करीबी एक साथी हैं मंजूर आफरीदी साहब, वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। और रिपोर्ट ये भी हुआ है कि महमूद खान साहब ने इस निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुज़ाकरात से और मुशावरत से इनकार कर दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अरशद अजीज़ मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर। वेलकम टू द शो सर। जी अरशद साहब, ये कुछ निगरान काबीना के हवाले से सर ये भी बहुत गुफ्तगू हो रही है कि बहुत इसमें बाअसर और मालदार लोग इसमें शामिल हैं। कुछ आप हमें भी बताएं इस काबीना के बारे में, और ये जो इनकी वेल्थ के हवाले से बात हो रही है इसका भी जिक्र करिएगा। जी बहुत शुक्रिया आरफा। जैसे कि आपने बताया कि आज 14 रुकनी जो हमारी कैबिनेट है उसने हलफ ले लिया है। 18वीं तरमीम के बाद चूंकि 14 लोगों ने ये हलफ लेना है, तो अभी एक मंजूर साहब रहते हैं, मंजूर आफरीदी साहब जिनका नाम आपने लिया, अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया। तो अगर वो हलफ लेते हैं तो वो मुशीर होंगे या स्पेशल असिस्टेंट होंगे चीफ मिनिस्टर के। बहरहाल जो आपने बात की, एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम जितने भी लोग आए हैं ये सारे किसी न किसी सियासी जमात के रहनुमा के रिश्तेदार ही हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसे हम कहें कि कोई आम बंदा उठा के किसी को उन्होंने बिठा दिया है। तो ये सारे लोग इनके रिश्तेदार ही हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, और कुछ उसमें अरबपति भी हैं। अगर हम एक एक पे बात करें, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बताता जाऊँ एक एक के बारे में। जी सर फरमाएं। जहाँ जी ये ताज अफरीदी हैं, अगर आप, ये अरबपति ताजर हैं जी, और तहरीक इस्लाहात पार्टी है एक यहाँ पे, उसके जो सरबराह हैं अलहाज शाजी गुल अफरीदी, वो भी अरबपति हैं। तो ये उनके भाई हैं, तो ये भी सेनेटर रहे हैं इससे पहले, और इनका नाम गवर्नर के लिए भी आता रहा है। तो ये अरबपति एक वो हैं। हाजी गफरान साहब हैं, ये भी सेनेटर रहे हैं और कौमी वतन पार्टी की तरफ से सेनेटर थे। और सरदार मेहताब साहब जो साबिक सूबे के वज़ीर आला थे, और उनके समधी भी हैं। और साबिक MPA सरदार शमून जो हैं उनके ससुर भी हैं। तो ये इनकी मुस्लिम लीग नून से रिश्तेदारी है। अदनान जलील जो हैं वो पेशावर के ताजर हैं। इनके वालिद साहब जो थे वो ANP के सेनेटर भी थे, हाजी अदील साहब। तो ये इनका ताल्लुक ANP से है। उसके बाद शफीउल्लाह खान साहब हैं, ये यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं नजमुद्दीन खान, ये उनके कज़न है। तो इनका ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है।
शायद खटक साहब हैं एक और जो माफ वजीर जिन्होंने हलफ करिएगा उठाया सर, है। अरशद साहब आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये इन शॉर्ट पहले ये बताएं कि क्या ये सब पीडीएम में जो जमाते हैं उनके ही रिश्तेदार या और जानने वाले हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोई रिश्ता बनता है या कनेक्शन बनता है इस केयरटेकर कैबिनेट का? जी हाँ, ये इसमें ये हुआ कि इन्होंने पीडीएम की जमातों के लोगों को अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट किया है, और तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुझे इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा कि जो उनका कोई करीबी रिश्तेदार हो या उनका कोई सेनेटर रहा हो या उनकी पार्टी का कोई मेंबर हो। तो ये इनकी अक्सरियत जो है ये सारी पीडीएम की जमातें हैं। जेयूआई के लोग भी इसमें हैं, एएनपी के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। तो ये तकरीबन, और जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनके दोस्त भी इसमें शामिल हैं। तो यूँ कह दें कि अब पीडीएम के जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया गया सूबे के अंदर। तहरीक इंसाफ को उसमें नुमाइंदगी नहीं गई। उसी पर जो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे सूबाई इतलात के जो उनके हैं तर्जुमान, उन्होंने शौकत यूसुफ से उनका भी एक बयान आया है कि उन्होंने मुस्तरद किया। उनका यही कहना था कि हमारे साथ मशावरत नहीं की गई और तहरीक इंसाफ के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया, और पीडीएम के खुद ही गवर्नर साहब ने जी नहीं अरशद साहब माफ करिएगा आपकी बात काटी। तो क्या ये यूजुअली जब ऑब्वियसली वजीर आला के ऊपर तो होती है मुशावरत, बट क्या केयर टेकर या निगरान कैबिनेट जो है वो भी हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से तय होती है? ये क्यों शिकायत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जो है अपोजिशन से मुशावरत करनी है। गवर्नर साहब का भी ये एक मौक़िफ़ आया था कि इसमें सिर्फ निगरान वज़ीर आला और गवर्नर मशावरत करते हैं। ज़्यादा चूँकि निगरान वज़ीर आला के इख्तियारात हैं, वो नामों को फ़ाइनल करते हैं। तो ये कल एक इशू आया था कि साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान ने इस पर एतराज़ किया था। उनका कहना था कि हमसे मशावरत नहीं की गई। लेकिन मेरा ख़्याल है आइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके तहत आप जो वज़ीर आला यहाँ से जा चुके हैं उनसे आप मशावरत करें। तो मेरा ख़्याल है वो मशावरत सिर्फ वज़ीर आला के इंतखाब तक ही महदूद थी, इसमें मशावरत की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।